हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपको पता है कि किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सीबीएसई हो या आईसीएसई की बुक्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी हो लाइक नीट, जी या एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सारा कुछ हर सब्जेक्ट का कंटेंट मिलता है आपको यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, दैट टू फॉर फ्री। एग्जैक्टली, यू हर्ड मी करेक्ट। यहाँ पे 1 और 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे बस एक काम करना है, ये वीडियोस देखने हैं और एग्जाम्स में बेहतरीन मार्क्स लेके आने हैं। यू हैव टू बी द स्टार ऑफ योर क्लास। एंड ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 6 एंगेजिंग इंग्लिश बुक, जो कि एक इंग्लिश लिटरेचर बुक है और इसमें हम 17th यूनिट अब स्टार्ट करने वाले हैं। इट इज़ अ ब्यूटिफुल पोम, द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स मतलब फ्लावर्स होते हैं, एज यू कैन सी हियर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय नोइंग अबाउट अ पोएट, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब ये एक बहुत ही रिनाउंड पोएट हैं, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश पोएट। ये एक ब्रिटिश पोएट हैं। He believed that nature was man's greatest teacher. वो इस चीज़ में बिलीव करते थे कि मैन का, ह्यूमंस का जो सबसे बड़ा टीचर है, सबसे बड़ा गुरु है, वो है हमारा नेचर। Lucy Gray, The Ruined Cottage and The Solitary Reaper are some of his most famous poems. Okay? Now, what is your happiest memory? Before we start the poem, there is a question. आपकी, अगर आप पीछे जाते हो, सोचते हो, तो सबसे खूबसूरत याद कौन सी है? Often it only takes a happy memory to brighten your day. कभी कभी आपको कुछ एक अच्छी सी मेमोरी याद हो जाती है और आपका पूरा दिन जो है वो खुशनुमा हो जाता है। In this poem, the poet tries to overcome his loneliness by recalling a beautiful memory. इस पोम में पोएट जो है वो अपनी जो लोनलीनेस या अकेलापन है उसको एक खूबसूरत सी मेमोरी को याद करके हटा देते हैं, मिटा देते हैं। Now, let's start with the poem. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at on I saw a crowd. अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं I wandered lonely as a cloud. एक बादल की तरह मैं अकेले भटक रहा था। Wandered lonely मतलब the poet is roaming purposelessly in a lonely or solitary state. वो purposelessly मतलब भटक रहे हैं, बिना किसी गोल के, बिना किसी डायरेक्शन के, बस जा रहे हैं। That floats on high over vales and hills. एक ऐसा बादल, एक ऐसा क्लाउड जो फ्लोट करता है, मतलब जेंटली मूव कर रहा है ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। बहुत ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहा है। कहाँ? वेल्स मतलब होता है वैलीज, और हिल्स मतलब वैलीज और माउंटेन्स और हिल्स के ऊपर वो बस आराम से फ्लोट कर रहा है। When all at on I saw a crowd, जहाँ अचानक से I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze. तो वो आप क्या बोल रहे हैं? अचानक से मैंने क्या देखा? I saw a crowd. यहाँ पे है crowd मतलब a very large number of daffodils growing beside the lake. तो उसने crowd देखा, a host of golden daffodils. उन्होंने गोल्डन डेफोडिल्स देखे। क्राउड मतलब बहुत सारे डेफोडिल्स, thousands of daffodils. यहाँ होस्ट मतलब क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ। और यहाँ गोल्डन डेफोडिल्स मतलब क्यों बोल रहे हैं? ये जो गोल्डन वर्ड है ये सिग्निफाई कर रहा है द चार्मिंग ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स। और कहाँ देखा उन्होंने? बिसाइड द लेक, लेक के बाजू में, बीनीथ द ट्री, ट्री के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द फ्री ब्रीज। फ्लटरिंग का मतलब होता है मूविंग क्विकली, मतलब फ्लटर, क्योंकि अब आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत हवा चल रही है जिसमें ये जो फ्लावर्स हैं ये मूव कर रहे हैं। दे आर डांसिंग इन द ब्रीज। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। वंस द पोएट टुक अ सॉलिटरी वॉक इन द मिड्स ऑफ नेचर। एक बार जो पोएट थे वो नेचर के बीच में अकेले बस चल रहे थे। He was wandering beside a lake from one place to another like a cloud which flies over vales and hills with the wind. वो एक लेक के बाजू से गुजर रहे थे जब वो एक बादल की तरह एमलेसली बस चले जा रहे थे, जैसे एक बादल जो है वो वैलीज और हिल्स के ऊपर से फ्लोट करते हुए चला जाता है।
All of a sudden, he saw a huge mass of golden daffodils which were growing on the bank of the lake under the trees. अचानक से उन्होंने देखा कि लेक के बाजू में ट्रीज के नीचे एक बहुत बड़ा जो है गोल्डन डेफोडिल्स का एक ह्यूज मास है. कूल एंड जेंटल ब्रीज वॉज ब्लोइंग देयर. वहाँ पे बहुत ठंडी और बहुत अच्छी सी हवा चल रही थी. इट वॉज मेकिंग द डेफोडिल्स फ्लटर एंड डांस. उस हवा से जो डेफोडिल्स थे ये मूव कर रहे थे, ऐसा लग रहा था वो डांस कर रहे हैं. दिस ब्यूटिफुल साइट ऑफ द डेफोडिल्स इंथ्रॉल्ड द हार्ट ऑफ द पोएट. और इस ब्यूटिफुल साइट ऑफ द इतने सारे जो फ्लावर्स थे उससे जो पोएट का जो दिल था वो एकदम खुशी से झूम उठा. Continuous as the star that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their head in sprightly dance. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन. कंटिन्यूस का मतलब होता है जैसे आप देखते हो, अगर आप आसमान में देखते हो तो सितारे खत्म नहीं होते, ऐसा लगता है चलते ही जा रहे हैं. वैसे ही वो ये बता रहे हैं कि जब आप उन फ्लावर्स को देख रहे थे ऐसा लग रहा था थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स है जिनकी एंड दिख ही नहीं रही है. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जिस तरीके से हज़ारों लाखों जो स्टार्स होते हैं वो हमारे मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, जहाँ पूरा जो हमारी गैलेक्सी में पूरा सोलर सिस्टम है, सब कुछ है, तो इस गैलेक्सी में जैसे इतने सारे स्टार्स हैं, काउंटलेस स्टार्स हैं, उसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो डेफोडिल्स हैं वो इस मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार्स की तरह लग रहे हैं. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन. ऐसा लग रहा है वो नेवर एंडिंग लाइन है, बस चले जा रहे हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है. अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे. अब ये जो साइड में जो आप चले जा रहे हो, लेक के साइड में आप जा रहे हो, तो मार्जिन के ऐसा लगता है कि उस लेक के साइड से बस चले ही जा रहे हैं डेफोडिल्स, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में है. 10,000 saw I at a glance. ऐसा लग रहा था कि एक बार में मैंने 10,000 फ्लावर्स देख लिए हों. टॉसिंग देयर हेड इन स्प्राइटली डांस. जो अपना हेड जो है टॉस कर रहे हैं. स्प्राइटली का मतलब क्या होता है, बहुत ही हैप्पी, बहुत एंथुसियास्टिक वे में जो डांस कर रहे हैं. सो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? The poet compared the huge expansion of flowers with the continuity of the stars that shine and twinkle in the night sky. पोएट ने यहाँ पे जो इतने हज़ारों फ्लावर्स हैं उनको कंपेयर किया है मिल्की वे गैलेक्सी के उन स्टार्स से जो कि नेवर एंडिंग दिखाई देते हैं. The daffodils appear to be stretched endlessly along the margin of a bay. So जो daffodils हैं वो इस लेक के बिसाइड ऐसा लग रहा है कि बस एंडलेसली बिखरे पड़े हुए हैं. As the poet was unable to see the ultimate row of the daffodils, poet जो था वो एकदम एंड रो देख ही नहीं पा रहा था daffodils की. He saw large number of daffodils at one glance. तो वो यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे daffodils एक साथ एक ही नज़र में देख लिए. These daffodils were waving their heads in joyful dance. और ये सारे जो daffodils थे हवा चलने के कारण ये मूव कर रहे थे, ऐसा लग रहा था ये वे बहुत ही cheerfully डांस कर रहे हैं. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay. A poet could not but be gay in such a jocular company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. अब पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो उस लेक में, जो लेक के बिसाइड में सारे डेफोडिल्स हैं, उस लेक पे बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं और वो लहरें भी डांस कर रही हैं. वो लहरें भी जो है वो ऐसा लगता है वो भी नाच रही हैं. बट दे आउटेड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली. लेकिन ये जो डेफोडिल्स हैं उन्होंने इन वेव्स की ब्यूटीफुल वेव्स की जो स्पार्कलिंग जंप है, उनका डांस है, उसको उन्होंने आउटडिड कर दिया, उसको पीछा छोड़ दिया क्योंकि डेफोडिल्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं. आउटडिड का मतलब क्या होता है? आउटस्ट्रिप्ड इन द कंपटीशन ऑफ द डांस. दोनों जो डांस है एक तरीके से एक वेव्स का डांस है और डेफोडिल्स के डांस में कौन जीत गया? डेफोडिल्स जीत गए. जो स्पार्कलिंग ब्राइट वेव्स हैं, इन ग्ली हैप्पीनेस, वो एकदम खुशी के मारे जो झूम रही हैं उन्हें भी उन्होंने मात दे दी. अब पोएट कुड नॉट बट बी गे. एक जो पोएट है वो इतने खूबसूरत नज़ारे को देख के उसके अंदर कोई और फीलिंग आ ही नहीं सकती, सिर्फ खुश रह सकता है वो. इन सच अ जोकस कंपनी, जोकस जॉयस, बहुत ही खुशनुमा. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट
What wealth the show to me had brought. मैं बस देखता रहा और मेरे दिमाग में यही आया कि एक इतने खूबसूरत नज़ारे ने मुझे कितना कुछ दे दिया है आज। इसका मीनिंग देख लेते हैं। The waves in the nearby lake seemed to be dancing and also sparkling due to the sun's rays falling on them. जो waves हैं, जो पास वाले लेक में जो waves हैं, वो उछल कूद रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो डांस कर रहे हैं। प्लस जब उन सन की जो लाइट है, सन की रेज जब इन वेव्स पे पड़ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो चमचमा रही हैं। बट द जॉय एंड ब्यूटी ऑफ द डेफोडिल्स वॉज ग्रेटर एंड मोर इंटेंस। लेकिन जो जॉय था और जो ब्यूटी थी डेफोडिल्स की, वो इन स्पार्कलिंग वेव्स के डांस से भी ज़्यादा इंथ्रिलिंग है। The overwhelming dance of the daffodils surpassed the sparkling waves of the lake. ये जो daffodils का overwhelming dance है, उसने पीछा छोड़ दिया, किसको पीछे छोड़ दिया? The sparkling waves of the lake को। The atmosphere of the place where the flowers were spread far and wide was full of joy and happiness. ये जो पूरा atmosphere था इस जगह का, जहाँ पे पूरे flowers बिखरे पड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा happiness और joy का था। In such a beautiful and pleasant atmosphere, a poet could not help being happy, and he could have derived much pleasure from joyous company of the flowers. और इतने खूबसूरत से एटमॉस्फेयर में एक पोएट जो है वो सिर्फ खुश हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी किसकी कंपनी के साथ है वो, मतलब किसके साथ है वो इन जॉयस डैफोडिल्स के साथ में है। He had been looking at the beautiful sight for a long time, but forgot that in fact he was collecting a great treasure in his mind. वो काफ़ी देर तक जो है वो इस खूबसूरत नज़ारे को देखते रहे और बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया वो तो अपने साथ एक बहुत बड़ा खजाना लेके जा रहे हैं अपने दिमाग में। The sight of the beautiful daffodils had enriched his mind with the memory of the delightful vision. ये जो इन खूबसूरत daffodils का जो नज़ारा है, उन्होंने उसकी मेमोरी में एक खजाना रख दिया है इस मेमोरी का, इस ब्यूटीफुल साइट का। The daffodils had imprinted upon his mind forever. और ये जो daffodils हैं वो उसके दिमाग में अब हमेशा के लिए उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है। He experienced the spiritual joy which he seemed to share with the beautiful flowers. उन्होंने एक बहुत ही spiritual joy को महसूस किया जो उन्होंने इन flowers के साथ share किया है। For off when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. अब वो यहाँ बता रहे हैं for off मतलब often, कई बार ऐसा होता है जब मैं अपने काउच में लेटा रहता हूँ, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड। वेकेंट मतलब जब मेरे को दुनिया की किसी चीज़ की कोई खबर नहीं है, किसी परेशानी में नहीं हूँ मैं, और पेंसिव मतलब जब मैं बहुत ही गहरी सोच में हूँ, मेरे अंदर कोई दुख नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ, बस मैं गहरी सोच में हूँ। तो जब मैं इस तरीके के मूड में होता हूँ तो मेरे जो मन की आँखें हैं, जो मेरी इनवर्ड आई मतलब जो मेरी माइंड की आँखें हैं, अचानक से उसके सामने इन डेफोडिल्स का जो है एक फ्लैश आ जाता है, उस मेमोरी की एक झलक आ जाती है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और ये मेरे अकेलेपन के लिए एक ब्लेसिंग है। जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं उसमें भी अकेला फील नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ क्या है, उन डेफोडिल्स की मेमोरी है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और तब मेरा दिल जो है वो इस प्लेजर से भर जाता है, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और मेरा जो दिल है वो इन डेफोडिल्स के साथ झूम उठता है। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। During his solitary walk, when the poet was deriving great joy and pleasure from the beautiful sight of the daffodils, he did not think about the wealth of happiness and that the scene had given him, nor could he imagine that the scene held great joy in store for his future life. जब पोएट जो है अपने सॉलिटरी वॉक में जब उन्होंने इतने ब्यूटीफुल डेफोडिल्स देखे, तब उन्हें ये पता भी नहीं था कि वो अपने साथ खुशियों का इतना बड़ा जो है एक ख़जाना लेके जा रहे हैं, जो आने वाले टाइम में जब फ्यूचर लाइफ में उनके साथ हमेशा रहेगा। Later on, he came to realize that he had obtained great treasure of joy and happiness during his solitary walk. बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया अपनी फ्यूचर लाइफ में, जब वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, कि उन्होंने, बूढ़े भी नहीं लेकिन जब वो मतलब अकेले थे, अकेलापन था उनके आसपास, कि उन्होंने उस एक सॉलिटरी वॉक मतलब जहाँ वो अकेले जा रहे थे टहलने के लिए, उसमें उन्होंने अपने साथ कितना बड़ा खुशियों का ख़जाना रख लिया था।
Whenever he lay on his couch after being carefree from worldly life and things or meditated in lonely place, जब भी वो जो थे अपने काउच में एकदम केयरफ्रीली लेटे रहते थे या मेडिटेट कर रहे थे या बस चुपचाप he was lying down, the beautiful sight of daffodils flashed upon his mind's eye. ये जो beautiful sight होता था daffodils का वो उनकी नज़रों के सामने आ जाता था. In fact, the joy of this recollection was the greatest bliss in his solitary life. In fact, ये जो daffodils की memory का जो recollection था वो उनकी life का सबसे बड़ा treasure था. His heart was overpowered with a great pleasure at the recollection of the daffodils and began to dance like them. उनका जो दिल था वो खुशी से झूम उठा था जब उसके अंदर वापस उस daffodils की एक इमेज आई. जैसे हमारे साथ भी होता है, अगर हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा होता है, अगर कोई एक बहुत ब्यूटीफुल सी मेमोरी है तो जैसे वो हमारी आंखों के सामने फ्लैश होती है तो अपने आप चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है. सबसे पहले समरी. Once the poet was wandering alone as freely as a cloud over valleys and hills. एक बार जो है जो पोएट थे वो एक क्लाउड की तरह फ्रीली, जैसे क्लाउड जो है वो वैलीज और हिल्स के ऊपर फ्लोट करता है वैसे ही वो एकदम फ्रीली घूम रहे थे. During his solitary walk, he happened to see a large number of golden daffodils near the lake under the trees. तो जब वो वॉक कर रहे थे तब उन्होंने बहुत सारे गोल्डन डेफोडिल्स देखे. कहाँ पे? लेक के बाजू में, पेड़ों के नीचे. He felt a cool breeze blowing there. और उन्होंने क्या रियलाइज़ किया? ऐसा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पे. Under the impact of cool and gentle breeze, the flowers tossed their heads. अब क्या हुआ? क्योंकि हवा चल रही थी तो फ्लावर्स जो थे वो ऐसा लग रहा था कि वो झूम रहे हैं, वो अपने हेड को हिला रहे हैं. It seemed to the poet as if the daffodils were fluttering and dancing happily in the breeze. और पोएट को ऐसा लग रहा था कि जो सारे daffodils हैं वो उस हवा में झूम रहे हैं और नाच रहे हैं. The daffodils looked very beautiful. The poet found that they seemed to be spreading far and wide. Daffodils बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था दूर दूर तक फैले हुए हैं वो. They seemed to form an endless line. ऐसा लग रहा था उनका अंत कहाँ है समझ ही नहीं आ रहा था. Hence the poet compared them with the continuity of stars that shine and twinkle in the night sky. इसलिए पोएट ने उन्हें किससे कंपेयर किया? उन लाखों सितारों से कंपेयर किया, स्टार्स से कंपेयर किया जो हमारी जो स्काई में चमकते रहते हैं. उनका भी एंड नहीं दिखता, इनका भी एंड नहीं दिख रहा था. It seemed that the poet was under an illusion that he saw 10,000 daffodils swaying their heads in a sprightly dance. So पोएट जो थे उन्होंने क्या बोला? ऐसा लग रहा था कि एक ही नज़र में उन्होंने 10,000 daffodils देख लिए हों जो कि बहुत ज़्यादा जॉयफुल मूड में हैं और जो डांस कर रहे हैं. The waves of the lake danced, but the dance of the daffodils was gayer than the sparkling waves. अब वहाँ पे जो लेक था उसमें जो वेव्स थी उस पे जब सन की रोशनी आ रही थी तो वो जो वेव्स थी ऐसा लग रहा था वो भी चमचमाते हुए डांस कर रही है. लेकिन डेफोडिल्स की जो चमक थी, उनकी जो खुशी थी, उसके आगे उन वेव्स की चमक और उनकी खुशी फीकी पड़ गई. The poet felt that he could not do anything but be happy in such a gleeful company. पोएट को लगा कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ खुश रह सकते हैं इतनी प्यारी कंपनी में. He recalls how he continued to gaze at the beautiful scene. अब वो उसको याद कर रहे हैं कि वो कितनी देर तक खड़े होकर इस खूबसूरत से नज़ारे को देखते जा रहे थे. He could not think what wealth of joy it had brought to him. वो उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ उन्होंने अपने साथ कितनी सारी हैप्पीनेस की जो वेल्थ है वो अपने साथ वो लेके आ रहे हैं. Undoubtedly, the beautiful sight of the daffodils brought him a great treasure in his later life. अनडाउटेडली बाद में भी, जब उनकी फ्यूचर लाइफ में भी ये जो खूबसूरत सा नज़ारा था ये उनके साथ हमेशा के लिए रह गया था और उनकी आने वाली लाइफ में भी उसके साथ जो था वो बहुत बड़ा एक ट्रेजर की तरह उनके साथ था. Whenever he lay restfully on his couch in pensive and vacant mood, the beautiful sight of the daffodils flashed upon his mental eye and brought him mental peace, consolation and happiness. जब भी वो रेस्टफुली, सिर्फ रेस्ट करने के लिए या मेडिटेट करने के लिए अपने काउच में लेट जाते थे तब, और वो एक जैसे पेंसिव में एकदम जहाँ कोई आपको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है उस तरीके के मूड में जब वो लेट जाते थे तो इन डेफोडिल्स का खूबसूरत सा जो नज़ारा है वो उनकी आंखों के सामने आ जाता था जो उनको बहुत ही ज़्यादा मेंटल पीस देता था, कंसोल करता था और हैप्पीनेस प्रोवाइड करता था.
देन हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद द सेम प्लेजर, उससे उनका दिल भी उसी प्लेजर से भर जाता था, और उनका दैट ही एक्सपीरियंस्ड, वही प्लेजर उनको मिलता था जब उन्होंने महसूस किया था तब जब उन्होंने वो डैफोडिल्स के फूल देखे थे। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसकी जो पोम है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हर 4 स्टैंजास हैं, हर स्टैंजा में 6 लाइन्स हैं, ठीक है, और इसमें है ए बी ए सी, ए बी ए बी सी सी, ये इसका राइमिंग स्कीम है, ए बी सी सी, ओके। अब इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई, मैं काफ़ी सारी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं, जैसे सबसे पहला है सिमिली। सिमिली हमें पता है, सिमिली एक डिवाइस होती है जहाँ पे आप 2 अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हो यूजिंग द वर्ड एज इन लाइक, ठीक है, कंपैरिजन होता है 2 डिफरेंट चीज़ों में यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। अब जैसे यहाँ पे जो सिमिलीज यूज की गई हैं वो कौन कौन सी है, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। सो पहला कहाँ है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे इन द अबव लाइन द पोएट हैज कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू अ क्लाउड यूजिंग द वर्ड एज, जहाँ वो बता रहे हैं कि वो किस तरीके से टहल रहे थे वैसे ही जैसे एक क्लाउड जो है वो एमलेसली फ्लोट करता है। अब सेकंड क्या है, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन और मार्जिन ऑफ अ बे। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, इस ऊपर वाले एक्सट्रैक्ट में उन्होंने स्टार्स से कंपेयर किया है, मिल्की वे से कंपेयर किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस है वो है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। एक ही सेंटेंस में अगर एक कोई कॉन्सोनेंट साउंड किसी वर्ड के बिगनिंग में अगर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है तो उसको हम अलिट्रेशन कहते हैं। अब इसमें जैसे क्या है, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, तो यहाँ पे ब का साउंड रिपीट हो रहा है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, यहाँ पे ड का साउंड रिपीट हो रहा है। अब है द रिपीटेशन ऑफ द साउंड्स ब एंड ड, मतलब बी एंड डी इन अबव लाइन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ अलिट्रेशन। इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब नेक्स्ट है हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हो, एग्जैजरेट करके बताते हो। जैसे उसने यहाँ पे कहा, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड 10,000 saw I at a glance, मतलब एक ही उसमें मैंने 10,000 को देख लिया। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों एग्जाम्पल्स में द पोएट हैज़ यूज क्राउड एंड 10,000 टू मीन कि उसने कितने सारे डैफोडिल्स देखे। ऑफकोर्स इतने तो काउंट भी नहीं किए होंगे कि उन्होंने बोला मैंने एक साथ 10,000 देख लिए, तो ये एक ऑब्वियस एग्जैजरेशन है। They stretched in never ending line, अब यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि वो बस कभी खत्म नहीं होने वाली लाइन है, ये भी तो एक एग्जैजरेशन है, कहीं तो खत्म होती होगी। सो जो फ्लावर्स वर स्ट्रेच्ड इन अ वास्ट एरिया बट दैट इज श्योरली नॉट नेवर एंडिंग। फ्लावर्स बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं लेकिन वो नेवर एंडिंग नहीं है, तो यहाँ पे भी उसने एक एग्जैजरेशन किया है। अब है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हो। मतलब जैसे कि मैं बोल रही हूँ अलार्म क्लॉक वाज येलिंग एट मी, तो अलार्म क्लॉक डजंट येल, ह्यूमंस येल। तो इसीलिए जब आप एक ह्यूमन एट्रीब्यूट देते हो तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ देखो, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, क्या फ्लावर्स डांस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फ्लटर कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे फ्लावर्स पर्सोनिफाइड है। Tossing their heads in sprightly dance. Again, can they toss their heads? Can they dance? No. Outdid the sparkling waves. क्या वो competition दे सकते हैं किसी को? वो outdid कर सकते हैं? नहीं. All the above lines are personification of the flowers. अब देखो दूसरा है the waves beside them dance. यहाँ पे waves dance कर रही हैं. Again, waves cannot dance. So Wordsworth has personified the waves in these lines. In this line. Well, all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो crowd और host ये दोनों words यूज़ किए हैं। अगेन ये दोनों words यूज़ होते हैं humans के लिए। सो यहाँ पे जो poet है वो फिर flowers को personify कर रहा है। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी मतलब ये जो टाइटल है द डैफोडिल्स, मतलब आप फ्लावर्स को इमेजिन कर सकते हो। इस पूरी पोम में वो आपको बता रहे हैं दूर दूर तक फैले हुए हैं, लहरें कैसी आ रही हैं, तो उन्होंने बहुत सारे इमेजरी वर्ड्स यूज़ किए हैं सो दैट यू कैन इमेजिन द थिंग्स। अब है मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब क्या होता है, जहां आप दो चीज़ों को जो डिफरेंट है आपस में उन्हें कंपेयर कर रहे हो लेकिन एज और लाइक वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे है व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। तो यहाँ पे जो वर्ड है वेल्थ, इट इज टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस।
वेल्थ को हैप्पीनेस से कंपेयर किया गया है एंड द प्लेजेंट मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स विच द पोएट कंसिडर्स एज अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो ये जो मेटाफोर है यहाँ, वेल्थ जो है, वेल्थ मतलब हैप्पीनेस है, जो उन्होंने उस खूबसूरत नज़ारे को देख के जो ट्रेजर लिया उसको बोल रहे हैं वेल्थ। तो ये हो गया एक। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड लाइन्स फ्रॉम द पोम दैट इंडिकेट द फॉलोइंग। वो लाइन्स हमको पोम से निकालनी है जो ये चीज़ें बताते हैं। जैसे द पोएट वॉज वेंडरिंग एमलेसली वन डे, एक दिन वो एमलेसली जो है घूम रहे थे, तो इसके लिए क्या लाइन हो जाएगी? I wandered lonely as a cloud. Next is the daffodils were of golden color. वो जो daffodils थे वो golden color के थे, तो इसके लिए कौन सी लाइन हो जाएगी? A host of golden daffodils. The daffodils were countless in number. इसके लिए हो जाएगा 10,000 saw I at a glance. The poet did not realize the deep effect scene would have on him. कि पोएट को रियलाइज ही नहीं हुआ कि इस सीन का उन पे कितना गहरा असर होने वाला है। इसके लिए हो जाएगा What wealth the show to me had brought. And then we have the memory of the image of the daffodils brings great joy to the poet. वो जो मेमोरी थी वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आती थी। इसके लिए हो जाएगा They flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. ओके अब है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। पहला कॉन्टेक्स्ट दिया है हमें, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। तो पहला क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे किस चीज़ को दे बोल रहे हैं। सो दे रेफर्स टू द न्यूमरस गोल्डन डेफोडिल्स। दे किसको बोल रहे हैं हम? ये जो न्यूमरस गोल्डन डेफोडिल्स हैं उनको। Which words indicate that the poet saw a large number of those things? कौन सा वर्ड ये इंडिकेट करते हैं, कौन से वर्ड्स ये इंडिकेट करते हैं कि पोएट ने लार्ज नंबर ऑफ इन चीज़ों को देखा था? So the words never ending line indicates that the poet saw a large number of flowers. Never ending line. इसी के साथ जैसे वर्ड्स हैं क्राउड और इसी के साथ जो वर्ड्स हैं काउंटलेस स्टार्स, वो भी यही चीज़ बताते हैं। Where did the poet spot them? लेकिन ये हमने अभी क्यों बताया नेवर एंडिंग लाइन? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हमें जो दिया था उसमें नेवर एंडिंग लाइन था। Where did the poet spot them? पोएट को ये जो फ्लावर्स थे ये कहाँ दिखे थे? The poet spotted them, this is M. So the poet spotted them beside a lake, एक लेक के बाजू में, beneath the trees fluttering in the breeze. Beneath the trees मतलब ट्रीज के नीचे जहाँ पे वो हवा में झूम रहे थे। Then next question is what does he compare them to? यहाँ पे पोएट जो है इन फ्लावर्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? सो द फ्लावर्स आर कंपेयर टू द स्टार्स। ये जो फ्लावर्स हैं इन्हें स्टार्स से कंपेयर किया गया है। दे स्ट्रेच्ड इन अ कंटिन्यूस लाइन जस्ट लाइक द स्टार्स इन द गैलेक्सी लाइक द मिल्की वे। वो जो फ्लावर्स हैं वो ऐसा लग रहा है कंटिन्यूसली लाइन में स्ट्रेच हुए जा रहे हैं, उसी तरीके से जैसे मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार्स जो होते हैं वो एकदम कंटिन्यूस स्प्रेड होता है उनका। द फिगर ऑफ स्पीच यूज हियर इज सिमिली, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकन कंपनी। अब यहाँ पोएट बोल रहे हैं कि ऐसे में एक जो पोएट है वो कुछ नहीं, मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खुशी हो सकती है इतनी जॉयफुल कंपनी में। सो पहला वर्ड है व्हाट डज द वर्ड जोकन मीन एंड हु वर जोकन। ये जोकन वर्ड का मतलब क्या है? द वर्ड जोकन मीन्स joyful and जोकन company refers to the joyful company of the flowers. Okay. Who did they outdo in being जोकन? जोकन के लिए उन्होंने किसको आउटडू कर दिया, किसे पीछे छोड़ दिया? The overwhelming dance of the daffodils outdid the sparkling waves of the lake. ये जो ओवरवेलमिंग डांस था डेफोडिल्स का, इन्होंने पीछे छोड़ दिया लेक की चमचमाती हुई लहरों को। How did their mood affect the poet? उसका जो था मूड जो था पोएट का कैसे इफेक्ट होता था? The sight of the beautiful daffodils had enriched his mind with the memory of the delightful vision. ये जो साइट था ब्यूटीफुल डेफोडिल्स का, उन्होंने एक डिलाइटफुल विजन क्रिएट कर दिया था मेमोरी में। The daffodils had imprinted upon his mind forever. ये डेफोडिल्स ने पोएट के दिमाग में हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी थी। He experienced the spiritual joy which he seemed to share with the beautiful flowers. उन्होंने यही स्पिरिचुअल जॉय जो था शेयर किया जो उन्होंने इस ब्यूटीफुल फ्लावर्स से एक्सपीरियंस किया था। अब है हमारे पास थर्ड कॉन्टेक्स्ट, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude.
What do the words inward eye mean and what flashed on the poet's inward eye? यहाँ पे inward eye का मतलब क्या है और poet की inward eye पे क्या flash हुआ? So the inward eye means visual imagination that takes the poet to the world of past recollection. Inward eye का मतलब है visual imagination जो poet को जो है past पुरानी चीज़ों में लेके चला जाता है. इट इज़ समथिंग दैट कैन नॉट बी शेयर्ड विद अदर पीपल. और ये इनवर्ड आई में जो आपके दिमाग में होता है आप उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते. द गोल्डन डेफिडल्स विच ही हैज़ सीन इन द वैली फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई. वो सारे गोल्डन डेफिडल्स जो उन्होंने लेक के बिसाइड देखे थे वही उनके दिमाग में छा गए थे. वॉट डज द फ्रेज The bliss of solitude mean? How does the poet feel the bliss of solitude? अब ये bliss of solitude का मतलब क्या होता है और poet ने इसे कैसे feel किया? The bliss of solitude means the blessings of loneliness. जब आप अकेले होते हो उसके भी बहुत सारी blessings होती हैं. So ये bliss of solitude मतलब अकेलेपन की जो दुआएं होती हैं वो हैं ये. The poet William Wordsworth says that when he is alone in vacant and in pensive mood, that is, when he is not doing anything particular, the daffodils which he had seen in the valley flash upon his inward eye and fill his heart with pleasure. पोइट यहाँ ये बता रहे हैं जब भी वो अकेले होते हैं, एक पेंसिव मूड में होते हैं, मतलब जब वो कुछ कर नहीं रहे होते हैं तो डेफिडल्स की वो जो खूबसूरत सी जो मेमोरी होती है वो उनके दिमाग में आके फ्लैश करती है और उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है. What impact does the memory of the daffodils have on the poet? ये भी हमने समझा है, वही क्वेश्चन है. The poet felt very joyous in the jocund company of the daffodils. The poet stood there long and stored the scenic beauty in his memory. बहुत बाद में long afterwards when the poet grew thoughtful, जब poet सोचते थे the gleeful thoughts about the daffodils, उन daffodils के खूबसूरत happy thoughts जो होते थे वो उनके दिमाग में फ्लैश करते थे, उनका जो दिल था वो प्लेजर से भर जाता था. What happens when he experiences this feeling? जब वो इस feeling को experience करते थे तो क्या होता था? The poet who was lonely in the beginning of the poem experiences the bliss of solitude. By the end he then feels calm and refreshed. तो initially जो उनको अकेलापन लग रहा था अब उनको वही अकेलापन जो है एक blessing लगता था और वो बहुत calm और refresh feel करते थे. Next is what role does memory play in this poem? इस poem में memory का क्या रोल है? Memory and imagination play an important role in the poem Daffodils. Memory और imagination का बहुत important role है. In the first 3 stanzas, the poet imagines and depicts the nature as he sees around him. मतलब फर्स्ट 3 स्टैंजा में वो पूरा बता रहा है, इमेजिन कर रहा है, नेचर को सोच रहा है जैसा उन्होंने अपने आसपास देखा था. He sketches the surroundings through his imagination till he reaches the daffodils. मतलब वो पूरी सराउंडिंग अपनी मेमोरी के कैनवस पे, अपनी मेमोरी के कैनवस पे जो है वो, या ये अपने मतलब जो है प्रेजेंट डे के कैनवस पे मेमोरी से पूरी जो है वो एक स्केच खींच रहा है उस जब तक वो daffodils तक पहुंचा था तब तक. In the final stanza, the poet uses his memory to recall the vision he witnessed in the first 3 stanzas. और final stanza में वो उसी memory को use कर रहा है जिससे first 3 stanzas में जो वो daffodils की बात कर रहा है उसको वो वापस जो है recollect कर रहे हैं. Does everyone have an inward eye or do only poets have this gift? Give reasons for your answer. क्या आप सिर्फ poets जो होते हैं उन्हीं के अंदर ये mind मतलब आपके अंदर वाले mind की eye होती है? No. Yes, everyone has an inner eye. हर किसी के पास होती है. In the poem Daffodils, inner eye refers to the memory of the poet. और इस poem में inner eye जो है उनकी memory को बोला गया है. अब आते हैं हम vocabulary words पे. Adjective related to feelings. आपको पता है annoyed मतलब गुस्सा होना या चिड़चिड़ा जाना, cheerful मतलब happy, delighted मतलब happy होना, grumpy मतलब थोड़ा सड़ा हुआ मुंह होना, टेरिफाइड डरा हुआ होना, क्रॉस मतलब गुस्सा होना, ग्लूमी मतलब सैड होना और अलार्म मतलब एकदम अलर्ट हो जाना. तो यहाँ पे है एंग्री, फ्राइटेंड, हैप्पी और अनहैप्पी. इनमें आपको वो सारे जो वर्ड्स हैं वो सेग्रीगेट करने हैं. सो एंग्री के अंदर आ जाएगा क्रॉस और अनॉयड, फ्राइटेंड में आ जाएगा अलार्म्ड और टेरिफाइड, हैप्पी में आ जाएगा डिलाइटेड और चेयरफुल और अनहैप्पी में आ जाएगा ग्लूमी और ग्रम्पी. नेक्स्ट इज ये जो सारे वर्ड्स थे अब हमें इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है. अगर आप बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड है, मतलब आपको जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो यू बिकम अनॉयड वेरी सून. आप बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाते हो.
इफ़ समथिंग सेंड्स अ चिल डाउन योर स्पाइन, अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको एकदम आपसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यू बिकम टेरिफाइड, आप बहुत ज़्यादा टेरिफाई हो जाते हो, डर जाते हो। इफ़ समवन चीयर्स यू अप विद अ जोक, तो आप कैसा फील करते हो? वेन यू आर अनहैप्पी यू फील लेस ग्रम्पी, अगर आप बहुत अनहैप्पी हो, कोई आपके सामने एक अच्छा सा जोक मारता है तो आप कम दुखी हो जाते हो, कम ग्रम्पी हो जाते हो। आफ्टर द गुड नाइट स्लीप यू फील चेयरफुल इन द मॉर्निंग, सुबह उठ के आप बहुत चेयरफुल फील करते हो। अब यहाँ पे पोएम में आपने देखा होगा बहुत सारे आर्काइक वर्ड्स यूज़ किए, जैसे ऑफन की जगह ऑफ्ट यूज़ किया है, ठीक है, या ओवर की जगह और यूज़ किया हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ आर्काइक वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स के साथ हमें मैच करना है। सो हियर आर द आंसर्स। एयर का मतलब होता है बिफोर, ट्वेन टू, बिटविक्स्ट बिटवीन, हैथ हैज़ और डोस्ट डज। नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस। हमें बहुत अच्छे से पता है एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होती है, और एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए आप ग्रामर के वीडियोस देख सकते हो, जहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छे से सारे कन्वर्शन कैसे किया जाते हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्टिव पैसिव वॉइस मतलब, एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है जहाँ पे जो इंसान जो भी एक्शन कर रहा है, जो डूअर होता है, उसके बारे में बात होती है। और पैसिव वॉइस मतलब जिस पे एक्शन हो रहा है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे द कैट चेज द माउस, अब यहाँ पे कैट ने माउस को चेस किया है, तो कैट हमारा सब्जेक्ट है, उसने काम क्या किया, चेस करने का, किसको, माउस को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पहले आता है तो उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। जैसे द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट, कैट के द्वारा चेस किया गया, कौन चेस किया गया, माउस। तो ऑब्जेक्ट अगर पहले आ रहा है तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस। ओके, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा वॉइस है और फिर उसे चेंज करना है। द ट्रीज वर अपरूटेड इन द स्टॉर्म, जो ट्रीज थे वो अपरूट हो गए थे स्टॉर्म में, लेकिन ट्रीज ने अपरूट नहीं किया, ट्रीज पे जो है एक्शन हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, The storm uprooted the trees. The storm uprooted the trees. Mary read out the letter in class. अब ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि मैरी ही रीड कर रही है, तो सब्जेक्ट आपका स्टार्ट में आया है, तो ये हो जाएगा The letter was read out by Mary in the class. तो नेक्स्ट इज शी टीचेस अस इंग्लिश, इसका दो हो जाएंगे क्योंकि इसमें दो आपके ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं। यहाँ पे देखो क्योंकि अस है और इंग्लिश, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, तो आप इसका दो बना सकते हो, या तो इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर, या आप बोलोगे वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर। The dog was given a bath by the young boy. The young boy gave a bath to the dog. The computer was switched off by the student. कंप्यूटर स्टूडेंट के द्वारा स्विच ऑफ कर दिया गया। कंप्यूटर की बारे में बात होती है जिस पे एक्शन हुआ है, ये पैसिव वॉइस में से एक्टिव में करेंगे तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट स्विच्ड ऑफ द कंप्यूटर। Then the scientist was amazed by the strength of the robot he had created. साइंटिस्ट जो था amazed था कि उसने जो रोबोट को क्रिएट किया उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। तो साइंटिस्ट अमेज हुआ था, तो ये कौन सा वर्ड, ही वॉज अमेज्ड बाय द स्ट्रेंथ। सो अमेज किसने किया, करने का काम किसने किया वो मेंशन नहीं है, पैसिव वॉइस हो गया ये। सो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ द रोबोट क्रिएटेड बाय हिम अमेज्ड द साइंटिस्ट। अब है द एम्परर ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू ब्रिंग हिम द मैजिकल ट्री। एम्परर ने ऑर्डर किया, तो जिसने ऑर्डर किया वो सबसे पहले आया है, तो ये एक्टिव वॉइस ऐसे पैसिव में करेंगे। द मिनिस्टर वॉज ऑर्डर्ड बाय द एम्परर टू ब्रिंग हिम द मैजिकल ट्री। नेक्स्ट इज वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन बाय द गार्ड। गार्ड के द्वारा हमें एंटर करने से मना किया गया, तो गार्ड के द्वारा मना किया गया, राइट। वी वर प्रिवेंटेड, तो गार्ड ने मना किया, उसको हम बाद में बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट मतलब हमने पहले लिख दिया, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, द गार्ड प्रिवेंटेड अस फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन, ये हो गया एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट इज द साइट ऑफ द डैफोडिल्स अपलिफ्टेड माई मूड आफ्टर अ टायरिंग डे। तो ये एक्टिव वॉइस में है, क्यों, क्योंकि जो साइट ऑफ द डैफोडिल्स है उसी ने अपलिफ्ट किया है। तो आप क्या बोलोगे, माई मूड वॉज अपलिफ्टेड बाय द साइट ऑफ द डैफोडिल्स आफ्टर अ टायरिंग डे। ओके, सो ये माई मूड वॉज अपलिफ्टेड। ओके, अब है प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, हर जगह जो है, हर मतलब सेट में एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, मतलब साउंड डिफरेंट आ रहा है, वो आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा फ्लड,
ब्लड स्टूड, तो स्टूड अलग हो गया। थ्रू, ग्रो, थ्रू, तो यहाँ पे ग्रो हट गया। अब यहाँ प्लाउ, डो, स्टो, तो प्लाउ हट गया। मेल, मेल, मॉल, मॉल अलग हो गया। बैस, बैस, ग्लास, तो यहाँ देखो बेस, बेस, ग्लास, तो यहाँ ग्लास हो गया। ठीक है, एंड वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। ये थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सारे वीडियोस कहाँ मिलेंगे आपको? मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। क्या करोगे? एड्रेस बार में लिखोगे magnetbrains.com, या आ गया आपके सारा होम पेज। क्लास सेलेक्ट करो, क्लास 6, अब जाओ एंगेजिंग इंग्लिश सेलेक्ट करो, उसके बाद टॉपिक सेलेक्ट करो और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज इजी, राइट? थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल को मत भूलिए, क्योंकि अब ये भी लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे हिंदी में आपको सारा कंटेंट हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है। सो डोंट वरी, जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम में हैं उनको ये ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe this particular video. Take care of yourself. Bye.